13 अगस्त 1963 तमिलनाडु के शिवकाशी के पास एक छोटा सा गांव मीनमपट्टी। वहां पर एक वकील के घर एक बच्ची पैदा होती है और नाम रखा जाता है श्रीअम्मा यंगेर अयप्पन। पिता अयप्पन वकील थे। मां राजेश्वरी आंध्र प्रदेश के तिरुपति से आई थी। घर में तेलुगु बोली जाती थी, लेकिन ये लोग रहते तमिलनाडु में थे। बाद में एक छोटी बहन भी हुई, श्रीलता। पिता की पहली पत्नी से 2 सौतेले भाई भी थे, सतीश और आनंद। नॉर्मल फैमिली, नॉर्मल घर, नॉर्मल सी जिंदगी। लेकिन ये जो बच्ची थी, ये नॉर्मल नहीं थी। ये बच्ची स्पेशल थी क्योंकि उसकी आंखों में कुछ था जो लोगों को ठहरने पर मजबूर कर देता था। एक अलग चमक, एक अलग अट्रैक्शन, क्योंकि जो उसे देखता था वो पलटकर देखता जरूर था। बेहद खूबसूरत। और शायद इसीलिए जब वो महज 3 से 4 साल की थी, किसी की नजर उस पर पड़ी और तुरंत एक फैसला हुआ, वो ये कि इस बच्ची को पर्दे पर होना चाहिए। और फिर 1967 में AP नागराजन एक तमिल लेजेंडरी फिल्म बना रहे थे, कंथन करुणाई, भगवान मुरुगन की कथा पर आधारित। उसमें बालक मुरुगन का किरदार करने के लिए एक छोटे बच्चे की जरूरत थी और वो बच्चा मिल गया। श्रीअम्मा यंगेर अयप्पन, 4 साल की उम्र और पहली बार कैमरे के सामने। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, क्योंकि उसी साल एक और तमिल फिल्म तुनिवन में भी काम किया। पर्दे पर पहला साल, 4 साल की उम्र की बच्ची, लेकिन 2 फिल्में। और आने वाले साल बड़े होकर इस लड़की ने पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया और उन्हें श्रीअम्मा यंगेर अयप्पन नहीं बल्कि श्री देवी के नाम से जाना गया। क्राइम सीन में कहानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस में शामिल श्रीदेवी की। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जस्ट शो क्राइम सीन। अब उस बच्ची को तो उसका अपना असली नाम याद रहा, लेकिन दुनिया उसे उस नाम से नहीं जानती। दुनिया ने उसे जाना सिर्फ एक नाम से, श्रीदेवी। ये नाम आया कहां से, ये कहानी बाद में। पहले उस बचपन की बात जो असल में बचपन जैसा था ही नहीं। 1968, 1969 और 1970 हर साल नई फिल्में, हर साल नई लैंग्वेजेस। तमिल में नम नाडु, तेलुगु में नन्ना निर्दोषी, कन्नड़ा में भक्त कुंभारा। 5 से 6 साल की उम्र में वो 5 लैंग्वेजेस में काम कर चुकी थी। अब जिस उम्र में बच्चे सिर्फ अल्फाबेट सीख रहे होते हैं, उस उम्र में वो अलग अलग भाषाओं के डायलॉग्स याद कर रही थी। अब 1971 में 2 फिल्में आईं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहली थी तमिल फिल्म बाबू, शिवाजी गणेशन जैसे लेजेंडरी एक्टर के साथ, और उनकी गोद ली हुई बेटी का किरदार 8 साल की इस बच्ची ने निभाया। शिवाजी गणेशन तमिल सिनेमा के भगवान माने जाते थे और उनके साथ काम करना, उनका ध्यान खींचना, ये कोई छोटी बात नहीं थी। दूसरी थी मलयाली फिल्म पुम्पत्ता। अब उसमें प्ले किया गया कैरेक्टर इतना अलग था कि केरल गवर्नमेंट ने उसे सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार यानी बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का स्टेट अवार्ड दे दिया। 8 साल की उम्र में स्टेट अवार्ड। घर में एक नाम हुआ, अब पहचान हो गई, लेकिन स्कूल कॉलेज वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जिस उम्र में बाकी बच्चे एग्जाम्स दे रहे होते हैं, वो फिल्मों के सेट पर थी। जिस उम्र में लोगों के दोस्त बनते हैं, वो कैमरे के सामने थी। 1972, 1973, 1974 हर साल 4 से 5 फिल्म्स, कभी तमिल, कभी तेलुगु, कभी मलयालम। और घर में अब पैसे आने लगे थे और उस परिवार की एकमात्र इनकम वही बच्ची थी जो सेट पर जाती थी और डायलॉग्स बोलती थी, इतनी छोटी उम्र में। अब 1975 में पहली बार हिंदी फिल्म भी आ गई, जूली, एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में। दिल्ली, बंबई और पूरे नॉर्थ इंडिया में भी अब ये चेहरा पहुंच चुका था। लेकिन करियर का असली मोड़ 1976 में के बालचंदर, तमिल सिनेमा के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक, वो एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था मुंद्रू मुडिचू, और उस फिल्म में लीड एक्ट्रेस के रूप में उन्हें चुन लिया गया, वो भी मात्र 13 साल की उम्र में। उस फिल्म में 2 और ऐसे कलाकार थे जो बाद में जाकर के इंडियन सिनेमा के बहुत बड़े नाम बने, कमल हासन और रजनीकांत।
ये दोनों नाम आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और उनके साथ उनके बराबर खड़ी थी 13 साल की श्रीदेवी, वो भी लीड एक्ट्रेस के रूप में। इसके बाद तमिल सिनेमा में वो एक के बाद एक फिल्म्स करती रही। के बालचंदर की, भारती राजा की, बालू महेंद्र की और शिवाजी गणेशन के साथ, कमल हसन के साथ, रजनीकांत के साथ और तेलुगु में एनटी रामाराव के साथ और एएनआर के साथ। इन नामों को देखिए, ये वो लोग हैं जिनके बारे में फिल्म हिस्ट्री की किताबें लिखी जाती हैं और श्रीदेवी अब इनके साथ काम कर रही थी। इस बीच उम्र 16 से 17 साल तक पहुंच गई और 1979 में पहली बार हिंदी सिनेमा में लीड एक्ट्रेस के रूप में वो डेब्यू हो गया। फिल्म का नाम 16वां सावन। फिल्म ऐसे खास नहीं चली, लेकिन श्रीदेवी साउथ इंडियन सिनेमा से अब बड़ा नाम बनकर उभर चुकी थी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में असफलता उन्हें रोकने में सक्षम नहीं रही। 1980, 1981, 1982 साउथ में एक के बाद एक बड़ी फिल्म्स, लेकिन नॉर्थ में अभी भी लोग पूरी तरीके से उनको जान नहीं पाए थे। अब ये जल्द बदलने वाला था क्योंकि साल आ गया था 1983 का। ये साल श्रीदेवी की जिंदगी का वो मोड़ है जिसके बाद सब कुछ बदल गया। एक ही साल में 2 फिल्म्स और दोनों ने उन्हें बिल्कुल अलग तरीकों से साबित किया। पहली थी हिम्मत वाला, जो के राघवेंद्र राव की फिल्म, जो एक तेलुगु फिल्म है, उसकी नकल थी। मसाला फिल्म, ढेर सारे गाने, डांस, हंगामा और फन। और अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफान लेकर के आ गई और अब रातों रात श्रीदेवी हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी नायिका बन गई। उस फिल्म के बाद उन्हें एक निकनेम मिला जो उन्हें खुद पसंद नहीं था। ये एक स्लैंग था, बेसिकली थंडर थाइस। वो निकनेम उन्हें एक्चुअली चुभता था, लेकिन मार्केट ने उन्हें उसी नाम से जाना उस दौर में। और दूसरी थी सदमा, कमल हसन के साथ, जो साउथ में 16 वयतिनिले के नाम से पहले बन चुकी थी। एक बिल्कुल अलग कहानी, एक ऐसी लड़की जो एक एक्सीडेंट के बाद अपनी याददाश्त खो देती है और जो भूल जाती है कि वो बड़ी हो गई है, जो एक बच्ची की तरह जीती है और उस बच्ची सी लड़की में जान फूंकने का काम श्रीदेवी ने किया। अब उनकी ये एक्टिंग देख करके क्रिटिक्स ने लिखा कि ये सिर्फ डांस और गाने वाली एक्ट्रेसेस में से नहीं है, ये बहुत अच्छी और एक सच्ची आर्टिस्ट है। और यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू होता है। 1984 में तोहफा, 1985 में मास्टर जी और 1986 में नगीना, एक पौराणिक जादुई फिल्म जिसमें श्रीदेवी ने एक नागिन का किरदार निभाया जो इंसानी रूप में रहती है। उनकी आंखें, उनका हाव भाव, उनका डांस, उनका किरदार, ये इतना सटीक था कि लोग भाई हैरान हो गए और नागिन ने बॉक्स ऑफिस पर हिस्ट्री बना दी। और अब श्रीदेवी एक नई हाइट पर पहुंच गई। 1985 से 1992 तक श्रीदेवी हिंदी सिनेमा की सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाली एक्ट्रेस थी। ये सुनने में आपको नॉर्मल लग सकता है, लेकिन समझिए उस दौर में हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, राजेश खन्ना और अनिल कपूर जैसे एक्टर्स थे और इन सबसे ज्यादा पर फिल्म सैलरी ले रही थी श्रीदेवी। और वो भी एक ऐसे दौर में जहां ये माना जाता है कि फीमेल एक्ट्रेसेस मेल एक्टर्स से कम हैसियत रखती हैं। श्रीदेवी ने उस स्टीरियोटाइप को तोड़ दिया, वो भी अपने काम से। और इस दौर में एक और बात हो रही थी, उन्हीं के दौर की एक और एक्ट्रेस की, जया प्रदा। दोनों साउथ से आई थी और दोनों हिंदी सिनेमा में नंबर 1 पोजीशन के लिए लड़ रही थी। डायरेक्टर्स दोनों को साथ जोड़ना चाहते थे क्योंकि पर्दे पर उनकी टक्कर देखने लायक होती थी, लेकिन पर्दे के बाहर दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करती थी। मकसद की शूटिंग के दौरान एक ऐसा किस्सा हुआ कि जितेंद्र और राजेश खन्ना ने दोनों को एक मेकअप रूम में बंद कर दिया। सोचा कि इनके बीच शायद कोई बात हो जाएगी, और जब दरवाजा खोला गया तो देखा गया कि दोनों कमरे के 2 कॉर्नर्स में चुपचाप बैठी हैं और एक भी शब्द नहीं बोला है। अब इस बीच 1987 में मिस्टर इंडिया आई, शेखर कपूर की फिल्म अनिल कपूर के साथ। वो फिल्म जिसमें मोगैम्बो खुश हुआ वाला डायलॉग था, लेकिन उस फिल्म की असली जान श्रीदेवी थी। चार्ली चैपलिन की नकल की उन्होंने और अलग अलग कैरेक्टर्स एक ही फिल्म में। और इसके साथ ही ये सुपरहिट गाना हवा हवाई, वो गाना जो आज भी हर उम्र के इंसान को पसंद है, मतलब हम सब की प्लेलिस्ट का आज भी हिस्सा है। अब मिस्टर इंडिया ने यह साबित कर दिया कि श्रीदेवी हर तरह के कैरेक्टर्स को कर सकती हैं, यानी बहुत वर्सेटाइल हैं। सीरियस भी, कॉमेडी भी, रोमांटिक भी और जादुई भी।
अब उनकी पहुंच कहां तक थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि हॉलीवुड के एक बड़े डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग ने उन्हें एक फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। फिल्म थी जुरासिक पार्क। श्रीदेवी ने इसलिए मना कर दिया, उन्होंने कहा कि ये लीड रोल नहीं है। और उस समय वो हिंदी सिनेमा में अपने करियर के पीक पर पहुंचकर बैठी थी और अब वो किसी के लिए भी वहां से नीचे नहीं आना चाहती थी। फेयर एनफ। अब 1989 में एक ही साल में 2 फिल्म्स आईं जो अलग अलग कारणों से याद की जाती है। पहली, चांदनी, यश चोपड़ा की फिल्म जो एक लव स्टोरी थी जिसमें श्रीदेवी को एक नई पहचान मिली, उनके बोल्ड लुक्स नजर आए और इसके साथ श्रीदेवी जो पर्दे पर दिखी उसे देखकर दर्शक थम गए। चांदनी आज भी उनकी सबसे फेवरेट फिल्म्स में गिनी जाती है। इसके बाद एक और फिल्म आती है चालबाज, ठीक उसी साल, जिसमें डबल रोल था, एक ही एक्ट्रेस और उसके 2 अलग अलग कैरेक्टर। एक बड़ी आज्ञाकारी डरी हुई सीधी सादी लड़की और दूसरी बेपरवाह मुंहफट जिंदा दिल। और अब दोनों में इतना फर्क था कि ऑडियंस ये भूल जाती थी कि भाई ये एक ही इंसान है। और उसी साल उनको मिल जाता है फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्ट्रेस का। इस बीच 1991 में लम्हे आई जिसमें यश चोपड़ा की एक और फिल्म थी और एक ऐसी कहानी थी जो उस दौर में लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। एक पुरुष जो किसी लड़की से प्रेम करता है और फिर उसकी बेटी से भी उसके मन में भावनाएं जाग जाती हैं। उस दौर में लोग इसे टैबू मानते थे और उस समय की सोच के हिसाब से ये कहानी बहुत आगे की थी। अब ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन क्रिटिक्स ने यह कहा कि लम्हे श्रीदेवी की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। और आज भी उनके करियर की बेस्ट फिल्म्स की जब भी बात होती है तो लम्हे उन नामों में आती जरूर है। अब इस फिल्म से जुड़ी हुई एक और बात है कि लम्हे की शूटिंग के दौरान ही उनके पिता अयप्पन का निधन हो गया। साल 1992 आता है और अब खुदा गवाह आई अमिताभ बच्चन के साथ अफगानिस्तान पर बेस्ड एक स्टोरी, एक वॉरियर महिला का किरदार, एकदम दमदार फिल्म जिसमें श्रीदेवी ने साबित किया कि वो किसी भी मेल एक्टर के बराबर खड़ी हो सकती हैं किसी भी मायने में। और इन सब फिल्मों के बीच श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा था जो बाद में बड़ी कंट्रोवर्सी बना। इनका पहला रिलेशनशिप मिथुन चक्रवर्ती के साथ 1984 में फिल्म जाग उठा इंसान की शूटिंग के दौरान दोनों बहुत क्लोज आ गए और मिथुन उस दौरान शादीशुदा थे। उनका एक परिवार था, लेकिन श्रीदेवी और मिथुन का रिलेशनशिप बढ़ता रहा और फिर 1985 में एक फिल्म मैगजीन में एक मैरिज सर्टिफिकेट छाप दिया गया जिसमें यह लिखा था कि दोनों ने चुपके चुपके शादी कर ली है और ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। योगिता बाली जो पब्लिकली ये कहती हैं कि उनके लिए ये सबसे बड़ा धक्का है, लेकिन मिथुन ने योगिता बाली को चुना और इस तरह श्रीदेवी के साथ उनका ये रिलेशनशिप टूट गया। फिर दूसरा नाम आता है बोनी कपूर। बोनी कपूर फिल्म डायरेक्टर और अनिल कपूर के बड़े भाई और उस वक्त वो मोना शौरी कपूर के साथ मैरिड थे। उनके 2 बच्चे अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात ये थी कि मोना कपूर और श्रीदेवी अच्छी दोस्त थी। बोनी कपूर ने पहले श्रीदेवी को प्रपोज किया, लेकिन श्रीदेवी ने इस बात पे गुस्सा होकर के 6 महीने उनसे बात तक नहीं की। लेकिन धीरे धीरे ये रिश्ता बना और एक दिन ऐसी खबर आई कि श्रीदेवी प्रेग्नेंट है और बच्चा बोनी कपूर का है। मोना कपूर को झटका लगा और बोनी और मोना का डिवोर्स हो गया। मोना कपूर अगले 10 साल बोनी कपूर के पेरेंट्स के घर में रहीं ताकि उनके बच्चों को परिवार का एहसास मिले। और इसके बाद 2 जून 1996 को शिरडी के एक मंदिर में श्रीदेवी और बोनी कपूर की शादी हो गई। ये बहुत लोकी फंक्शन रखा गया। क्यों? कि उस समय श्रीदेवी प्रेग्नेंट थी और इस वजह से ये शादी जल्दी कराना जरूरी था। फिर 1996 में ही श्रीदेवी को एक और झटका लगा, उनकी मां राजेश्वरी का निधन हो गया। अब उनके माता पिता दोनों इस दुनिया से चले गए। वो बच्ची जो 4 साल की उम्र से अपना घर चला रही थी, जिसने कभी स्कूल नहीं देखा, जिसने अपने परिवार को अपनी कमाई से चलाया, अब उसके माता पिता नहीं रहे। और फिर जनवरी 1997 में पब्लिकली उन्होंने अपनी शादी को एक्सेप्ट कर लिया। अब 1997 में बेटी जानवी कपूर का जन्म हुआ और उसी साल उनकी एक और फिल्म आई जुदाई, उर्मिला मातोंडकर के साथ। एक लालची पत्नी का कैरेक्टर जो पैसों के लिए अपना पति किसी और को दे देती है और ऐसी भूमिका जो किसी के लिए निभाना मुश्किल होता, लेकिन श्रीदेवी ने उस लालच को और एक वो जो विलन वाला एसेंस था उसको इतना डेडिकेशन के साथ जिया कि भाई ऑडियंस हैरान हो गई। क्रिटिक्स ने लिख दिया कि अब श्रीदेवी की फिल्म जगत से यह शानदार विदाई है। इस विदाई के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से ब्रेक ले लिया, बेटियों की पेरेंटिंग के लिए, घर परिवार
और अब वो एक माँ बनना चाहती थी। पूरी तरीके से फिल्म से दूर हो गई और 2000 में 5 नवंबर को छोटी बेटी खुशी का जन्म हो गया। दोनों बेटियों के नाम बोनी कपूर की फिल्म्स के लीड कैरेक्टर्स पर रखा गया। जादुई की लीड एक्ट्रेस जानवी और हमारा दिल आपके पास है की लीड कैरेक्टर खुशी। और करीब 6 साल तक श्रीदेवी पर्दे से बिल्कुल गायब रही। फिर 2004 में एक हिंदी सीरियल में दिखी मालिनी अय्यर, और फिर 2005 में दूरदर्शन के एक प्रोग्राम में जज की भूमिका में भी रही। और इस बीच 2008 से उन्होंने एड्स करना शुरू कर दिए और फिर 2009 में सलमान खान के रियलिटी शो 10 का दम में बोनी के साथ नजर आई। लेकिन ये इनकी पर्दे पर वापसी नहीं थी, वो अभी होनी बची थी। और फिर 2012 में गौरी शिंदे की फिल्म आई इंग्लिश विंग्लिश, एक मिडिल एज हाउसवाइफ की कहानी शशि गोडबोले, जिसकी अपने घर में रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, जिसकी अपनी पहचान छिन गई और वो न्यूयॉर्क जाती है और खुद को फिर से ढूंढती है। और 15 साल के अंतराल के बाद श्रीदेवी कैमरे के सामने खड़ी हुई और देश ने जो देखा उसने साबित कर दिया कि पर्दे पर उनकी प्रेजेंस जरा भी नहीं कम हुई है, वो वैसे ही थी। और इंग्लिश को सिर्फ इंडिया में ही नहीं फ्रांस तक सराहा गया। कहते हैं ना, कमबैक की इससे बेहतर मिसाल मिलनी मुश्किल थी। फिर उसके बाद 2013 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, देश का चौथा सबसे बड़ा सिटीजन अवार्ड। और उसी साल हुए एक सर्वे में उन्हें इंडिया की ग्रेटेस्ट एक्ट्रेस घोषित कर दिया गया। ब्रिटेन की एक मैगजीन में 100 लेजेंडरी बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट में वो फीमेल्स में चौथे और ओवरऑल 10th रैंक पर थी। 2017 में उनकी 300वीं फिल्म आई, एक माँ की कहानी जो अपनी बेटी के साथ हैवानियत का बदला लेती है। क्रिटिक्स ने एक स्वर में कहा कि ये उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। वो माँ जो अंधेरे में अपने बेटी के लिए लड़ती है, और वो कैरेक्टर श्रीदेवी ने इतनी गहराई से जिया कि देखने वाले भीतर तक हिल गए। अब इसी दौरान एक और फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई, जीरो, शाहरुख खान की, जिसमें उनका एक छोटा पर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था। अब ये शूटिंग पूरी हुई लेकिन श्रीदेवी इसके बाद कभी भी नजर नहीं आई। 20 फरवरी 2018 श्रीदेवी अपनी छोटी बेटी खुशी के साथ यूएई गईं और वहां रास अल खैमा में बोनी कपूर के भतीजे मोहित मारवा की शादी थी। फैमिली फंक्शन और दोनों उस शादी में शामिल हुई और उसके बाद वो दुबई ही रुक गईं जानवी का 21st बर्थडे मनाने के लिए। उसके लिए उन्होंने शॉपिंग की। और इस बीच बोनी कपूर उन दिनों लखनऊ में कॉर्पोरेट मीटिंग में थे, लेकिन उन्होंने चुपके से एक प्लान बनाया कि वो बिना बताए दुबई पहुंचेंगे और श्रीदेवी को सरप्राइज देंगे। 24 फरवरी 2018 दिन रविवार सुबह बोनी ने श्रीदेवी से फोन पर बात की। अब श्रीदेवी ने कहा कि पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। वो बोनी को पापा कहकर बुलाती थी। बोनी ने कहा कि वो आ रहे हैं, जिस बात से श्रीदेवी बहुत खुश हो गई और उन्हें खुशी को एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया ताकि जब बोनी कपूर आए तो दोनों अकेले में मिल सकें और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। बोनी दुबई पहुंच गए और जुमेरा एमिरेट्स टावर्स होटल। उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला और जो देखा उसने उन्हें थाम दिया। श्रीदेवी बाथटब में थी, पानी में डूबी हुई, और जिसको देखकर बोनी चिल्लाए और होटल स्टाफ को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर्स आए लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रात करीब 7 बजे दुबई के समय के अनुसार श्रीदेवी को डेड घोषित कर दिया गया। अब पहले जो खबर आई वो ये थी कि उन्हें हार्ट अटैक आया है, लेकिन दुबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जहां रात के करीब 2:30 बजे मामले को दुबई की पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। उन्होंने जांच की और बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और जो रिपोर्ट आई उसने दिल के दौरे की बात को खारिज कर दिया। मौत का कारण था डूबना, वो भी बाथटब में। अब रिपोर्ट में यह भी आया कि उनके ब्लड में अल्कोहल पाया गया और दुबई पुलिस की इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बोनी कपूर को कुछ समय के लिए वहां रोक लिया गया। लेकिन इन्वेस्टिगेशन जब पूरी हुई तो पता चला कि श्रीदेवी का बीपी लो रहता था, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी चक्कर आते थे और उस रात नहाते हुए शायद उन्हें चक्कर आया और वो पानी में बेहोश हो गईं, जिसके बाद उनके शरीर में पानी भरता चला गया और अंत में उनकी मौत हो गई। 28 फरवरी 2018 को मुंबई में अंतिम संस्कार हुआ। पूरी फिल्म इंडस्ट्री आए, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, रजनीकांत, कमल हासन। जो लोग सोचते थे कि श्रीदेवी को देखने के लिए फिर कोई और मौका मिलेगा, उनके लिए ये आखिरी मौका था। श्रीदेवी की जब मौत हुई तब उनकी उम्र 54 साल 6 महीने 11 दिन थी। 4 साल की उम्र में शुरुआत, 300 से ज्यादा फिल्म्स, 5 लैंग्वेजेस, तेलुगु, तमिल, हिंदी, मलयालम, कन्नड़,
एक नेशनल अवार्ड, वो भी उनके जाने के बाद। 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरल का स्टेट अवार्ड, तमिलनाडु का स्टेट अवार्ड, नंदी अवार्ड, पद्मश्री, और एक देश जिसकी पीढ़ियों ने उन्हें अपना माना। 1985 से 1992 तक हिंदी सिनेमा में किसी भी मेल एक्टर से ज्यादा सैलरी पाने वाली एक्ट्रेस, पहली फीमेल स्टार जिसे भारतीय सिनेमा की फर्स्ट फीमेल सुपरस्टार कहा गया। ये वो उपाधि है जो आज भी उनके ही नाम से जुड़ी है। 2019 में सिंगापुर के मैडम तुसाद में उनका मोम का पुतला बनाया गया, मिस्टर इंडिया के हवा हवाई गाने के कैरेक्टर की शक्ल में, जिसे जानवी और खुशी ने इनॉग्रेट किया। फिर अक्टूबर 2024 में मुंबई के लोखंडवाला में उनके नाम पर एक चौराहे का नाम रखा गया और इसे भी बोनी कपूर और जानवी ने इनॉग्रेट किया। और अब उनकी इस लेगेसी के साथ उनकी दोनों बेटियां फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जानवी कपूर और खुशी कपूर। श्रीदेवी को लेकर के आप क्या सोचते हैं और उनसे जुड़ी हुई कोई मेमोरी जो आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्राइम सीन के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे लिए कहानी लिखी है दीपेंद्र गांधी ने, कैमरे के पीछे हैं फरहान और अब्बास, साउंड पर हैं संदीप पांडे जी। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जिस्ट का शो क्राइम सीन।